बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर 13 के। अक्सर स्टूडेंट जो है वो डायग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल स्किप कर देते हैं, तो भाई वो कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। इंशाल्लाह आपको सब जो है वो समझ आ जाएगा। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सा न्यूमेरिकल जो है वो आपने अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर का। फर्स्ट स्टूडेंट न्यूमेरिकल है 13.1। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ़ द 300 मिलियन पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। अब स्टूडेंट, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को क्रैक करना एक आर्ट है। ठीक है, उसके लिए आपको यूनिट्स याद होने चाहिए। ठीक है, प्रीफिक्सेस याद होने चाहिए। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो न्यूमेरिकल जो है वो फिर प्रॉब्लम नहीं रहती। और जब ये प्रॉब्लम ही नहीं रहती तो इसका सलूशन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वेरी सिंपल, देखिए उसने डिमांड क्या की है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन आपने टू फाइंड में लिख लिया। ठीक है, गिवन डाटा में 1 मिनट टाइम गिवन है। टाइम 1 मिनट मीन 60 सेकेंड। और अगर आप देखें तो 300 मिली एम्पेयर उसने करंट बताया है। तो 300 मिली एम्पेयर है, मिली होता है 10⁻³ तो हम सिंपली लिख लेंगे जी 300 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.3 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट, करंट जो है जी वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, Q/T। और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q आ जाएगा IT। तो आई और टी की वैल्यू सॉल्व करके आंसर आ जाता है 1.8 कूलम। वी नो दैट द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द बल्ब इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज क्यू इज इक्वल टू एन। स्टूडेंट, बाय चार्ज क्वांटाइजेशन, चार्ज जो है जी वो क्वांटाइज्ड इंटेग्रल मल्टीपल है सम मिनिमम वैल्यू ई का। सो क्यू इज इक्वल टू एन ई। सो वी कैन से दैट कि एन जो है वो हो जाएगा Q/E। ठीक है, तो यहाँ से हमने Q की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। और आप देख रहे हैं कि ई लिखा हुआ है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ तो ये वाला आंसर पुट कर दिया। सिंगल चार्ज की वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ गया 1.12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ सो एन इज इक्वल टू 1.12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ठीक है, अब स्टूडेंट मार्क कर लें 13.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। अक्सर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास न्यूमेरिकल 13.2। अ चार्ज ऑफ 90 कूलम passes through a wire in 1 hour and 15 minute. What is the current in the wire? स्टूडेंट, गिवन डाटा में हम लिख लेंगे चार्ज गिवन है जी 90 कूलम थ्रू अ वायर 1 आवर एंड 15 मिनट। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 और 15 को जब जमा करेंगे तो टोटल बन जाएंगे 75 मिनट्स। और 1 मिनट्स में 60 सेकंड होते हैं, तो 75 मिनट्स में जो सेकंड्स हैं जी वो आ जाएंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 60 जो कि है 4500 सेकंड। ठीक है, करंट कैलकुलेट करना है तो सेम फार्मूला आई इज इक्वल टू Q/T। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.02 अम्पेयर, या इसे हम लिख सकते हैं 20 मिली अम्पेयर। तो स्टूडेंट, जैसा कि फर्स्ट न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसी तरह सेकंड जो न्यूमेरिकल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडिशनल न्यूमेरिकल। हाँ, ये पेपर में एज अ लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, बट ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से 13.1 और 13.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट फिर हमारे पास 13.3। अब स्टूडेंट्स जो है वो इस डायग्राम को देखते ही घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो भाई परेशान नहीं होना, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन होता है, और अगर वो आपको सलूशन समझ आ जाए तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहती। ठीक है, तो स्टेटमेंट है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ये आपको एक सर्किट दिया गया है, इसमें एक तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, टोटल करंट कैलकुलेट करना है, और टोटल करंट हमने कैलकुलेट करने के बाद करंट थ्रू ईच रजिस्टर यानी कि I1 I2 I3 के वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब पहले ज़रा इस सर्किट की तरफ देखें तो इस सर्किट में 3 रजिस्टेंस है जिसमें R1 और R2 पैरेलल में लगी हुई है। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमने पैरेलल कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करना है। फिर R1 और R2 की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो R3 के साथ सीरीज़ में लगी हुई है। तो फाइनली हमारे पास जो है
इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। फिर इधर देखें तो ईएमएफ जो है बैटरी कितनी है 6 वोल्ट की। तो देखें सोल्यूशन में हमने लिख लिया ईएमएफ ऑफ बैटरी 6 वोल्ट। वी कैन सी डैट R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब R1 और R2 तो पैरेलल में लगे हुए हैं। द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद R3। और जो इनका फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R3 के साथ सीरीज में है। तो सबसे पहले हम इन R1 और R2 को सॉल्व करते हैं पैरेलल फार्मूला से। वी कैन सॉल्व पैरेलल कम्बिनेशन एज 1/R12। ठीक है, इनके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 और 2 की वो है R12 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसे हम प्रोडक्ट ओवर सम रूल कहते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करें और इसका रेसिप्रोकल ले लें तो R12 आता है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ठीक है, सिंप्लीफाई आप कर लेंगे एलसीएम लेकर, फिर बाद में रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो सिंपली वैल्यूज़ जो है पुट कर देंगे, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। तो फाइनल आंसर वैल्यूज़ पुट करके आ जाएगा 3 ओम। अब इस कम्बिनेशन का आंसर क्या आया पैरेलल का 3 ओम। तो 3 ओम सीरीज में कनेक्टेड है आगे 3 ओम के साथ। तो 3 + 3, तो ज़रा देखें टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी R12 जो हमने अभी सॉल्व की प्लस R3, 3 + 3 6 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट की आ गई जी 6 ओम। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं जी टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। सो बाय यूजिंग ओम लॉ V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। सो द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज IT इज इक्वल टू V/RT। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो ईएमएफ हमें गिवन थी वो थी 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस आई 6 ओम। जब हम 6/6 डिवाइड करेंगे तो टोटल करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। नाउ R1 and R2 are connected in parallel. Voltage drop is same across them, but the current coming from the source V is divided into two parts I1 and I2. अब जरा इस डायग्राम की तरफ देखें स्टूडेंट। पैरेलल कम्बिनेशन में ना R1 और R2, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। तो इनके दरमियान जो ब्रांचेस करंट है I1 और I2 वो तो अलग अलग होंगे। तो उन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें। The potential drop across the parallel combination R1 and R2 is equal to V12। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओम लॉ से टोटल करंट इंटू R12। टोटल करंट आया 1, R12 के क्रॉस जो कि रेजिस्टेंस है वो है 3, तो V12 आ गया जी 3 वोल्ट। सो करंट थ्रू R1 इज इक्वल टू I1 V12/R1। V12 तो अभी सॉल्व किया 3 और पहला रेजिस्टेंस कितना था 6 का, तो I1 आ गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली करंट थ्रू R2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू V12/R2, V12 3 डिवाइडेड बाय 6, सो I2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अब I1 और I2 तो स्टूडेंट कैलकुलेट हो गए, अब रह गया I3। अब ज़रा इस पॉइंट को देखें जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, ये है स्टूडेंट नोड पॉइंट। यहाँ से I1 और I2 एंटर हो रहे हैं और यहाँ से वो दोनों लीव कर रहे हैं। तो ज़रा KCL को रिमाइंड करें, किरचॉफ करंट रूल, कि सम ऑफ एंटरिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट। तो I1 + I2 इज इक्वल टू I3। तो अगर हम I1 और I2 को ही जमा कर लें तो हमें R3 के अक्रॉस जो करंट है I3 उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखें, द करंट पासिंग थ्रू R1 एंड R2 इज एडेड अप टू पास थ्रू R3। ठीक है, बाय KCL। सो करंट थ्रू R3 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I1 + I2। सो 0.5 + 0.5 1 एम्पेयर। सो थर्ड रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना होगा जी 1 एम्पेयर। अब ये स्टूडेंट न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कम ही पूछा जाता है, डायग्राम से रिलेटेड है। डायग्राम वाले न्यूमेरिकल कम ही पेपर में आते हैं, बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने ये नहीं करना। तो होप सो जी आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट है स्टूडेंट 13.4, मार्क कर ले मोस्ट फेवरेट न्यूमेरिकल, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है जी एज अ लॉन्ग स्टेटमेंट है। अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर मीन्स के ये हमारे पास विड्थ और ब्रेड्थ है, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन क्रॉस सेक्शन देखिए आगे उसने कहा भी क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है जी, लेंथ कितनी है जी 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट रेजिस्टेंस if the resistivity of iron is 11 multiplied by 10 to the power -8 ओहम मीटर। स्टूडेंट रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन रो से इसे हम लिखते हैं जी,
कितनी है 11 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओहम मीटर। लेंथ ऑफ आयरन बार गिवन है जी 40 सेंटीमीटर, प्रीफिक्सेस है सेंटी 10⁻⁻²। सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 0.4 मीटर। विड्थ ऑफ आयरन बार है जी 2 सेंटीमीटर। इसी तरह ब्रेड्थ भी कितनी है 2 सेंटीमीटर। इन्हें हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे ऐसा यूनिट में, मीटर में, सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में। सो फाइनली एरिया आ जाएगा विड्थ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 0.02 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.02 मीटर, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ गलती नहीं करनी। अगर आप इन्हें डायरेक्ट भी लिखते हैं 4 सेंटीमीटर तो बच्चे मिस्टेक अक्सर ये करते हैं कि वो ये तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन वो वैल्यू लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये गलत है। देखिए दो लेंथ इन्वॉल्व है ना। जब आप मीटर स्क्वायर लिख रहे हैं तो कन्वेक्शन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट में प्रीफिक्सेस पे भी स्क्वायर आता है, तो 10⁻⁻² का स्क्वायर आएगा जो कि -4 बनेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की स्टूडेंट, जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। तो रेजिस्टेंस का हमारे पास रिलेशन होता है R=ρ L/A। सो रो की वैल्यू पुट कर दी, एल की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय ए। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाता है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ ओम। ठीक है जी। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट न्यूमेरिकल, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है जी पास पेपर में। 12.5 द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 multiplied by 10⁴ ohm. What is the resistance at 500 degree centigrade if the temperature coefficient of resistance of iron is 5.2 multiplied by 10⁻³ per Kelvin? स्टूडेंट गिवन डाटा जो है जी उसमें हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ आयरन गिवन है 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन, और रेजिस्टेंस गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी है जी R0 से हम लिख लेते हैं उसे 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ओम। इनिशियल टेम्परेचर उसने बता दिया T1 जो है वो कितना था हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में लिखेंगे तो 273 केल्विन। 0 + 273 तो 273 केल्विन। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट फाइनल टेम्परेचर T2 जो कि है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 500 + 273 = 773 केल्विन। So rise in temperature T = T2 - T1 final minus initial temperature 773 - 273 = 500 Kelvin। और टू फाइंड में आपको पता है कि हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है RT। सो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसका फार्मूला होता है जी अल्फ़ा। अल्फ़ा = RT - R0/R0T। अब करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें R0T को अल्फ़ा से, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा R0T = RT - R0। अभी तो -R0 है इसे आप ले जाएं उस तरफ, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा R0T + R0 = RT। तो जब हम R0 को कॉमन ले लेंगे तो RT आ जाएगा R0 1 + अल्फ़ा T। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे RT = R0 की वैल्यू आ गई इंटू 1 + अल्फ़ा T की वैल्यू आ गई जी। सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगी 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ ओम। सो ये जी हमारा फाइनल आंसर है। और 13 चैप्टर में 12.4 और 12.5 को आपने अच्छे से करना है, इसकी प्रैक्टिस करें। चलो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13.6 कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द सेल इन अ सर्किट ऑफ फिगर। अब स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं स्टिल ये कहूँगा इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने पेपर के लिए नहीं करना। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है। देखें एक सर्किट आपके सामने आपको नज़र आ रहा है जिसमें बात कर ली जाए तो 2 सेल्स है, ठीक है, और वो एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में लगे हुए हैं। अब जो पहला सेल है उसकी EMF है 24 वोल्ट, तो देखें लिख लिया EMF ऑफ फर्स्ट सेल E1 24 वोल्ट, ठीक है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है 0.10 ओहम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल को हमने R1 से लिखा है 0.10 ओहम।
और सेकंड सेल की EMF E2 है जी, जो कि 6 वोल्ट है, हमने गिवन डाटा में नोट कर ली। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है जो कि 0.90 ओहम, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसके साथ ये दोनों सेल सीरीज में लगे हुए हैं वो है 8 ओहम की। ठीक है, अब हमने जो है जी वो कैलकुलेट करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT होता है, VT इज इक्वल टू E माइनस IR। तो भाई वो तो तब कैलकुलेट होगा जब करंट हमें मालूम होगा। तो सबसे पहला टास्क है इस सर्किट में करंट कैलकुलेट करना। अब ये तीनों ही सीरीज में लगे हुए हैं तो करंट इन तीनों के अक्रॉस जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन है, कहता है इन द गिवन सर्किट बोथ बैटरीज अपोज ईच अदर एज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस डायग्राम को गौर से देखें, ये पॉजिटिव, यहाँ इसका पॉजिटिव है, इसका भी क्या है पॉजिटिव, यहाँ इसका नेगेटिव है, इसका भी क्या है नेगेटिव, तो ये तो एक दूसरे को अपोज करेंगे। अब आप सपोज कर लें ये एक स्टूडेंट है कमज़ोर सा और ये एक स्टूडेंट है बल्कि सा। ठीक है, पंजा जो है जी आपस में ये लड़ा रहे हैं, तो इनमें से कौन जीतेगा? भाई जाहिर सी बात है जो ज़्यादा ताकतवर होगा 24 वाला। तो 24 वोल्ट की जो बैटरी है इसकी चलेगी, इसकी बात नहीं चलेगी। तो E1 ग्रेटर देन E2, इस न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम के लिए कंडीशन याद रखनी है कि E1 ग्रेटर होगा E2 से। सो द सर्किट इज अ सीरीज सर्किट, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। द करंट इज बीइंग सप्लाइड बाय द फर्स्ट बैटरी E1 एंड सेकंड बैटरी इज बीइंग चार्ज बाय द करंट ऑफ फर्स्ट बैटरी। ठीक है, तो भाई मैंने शुरू में बता दिया E1 की चलेगी, तो E1 पहले खुद चार्ज होगी, फिर वो कहेगी कि चलो भैया मैं E2 को भी चार्ज कर देती हूँ। ठीक है, सो करंट सप्लाइड बाय द फर्स्ट सेल। अब ओहम लॉ क्या आती है स्टूडेंट? ओहम लॉ थी V इज इक्वल टू IR, और I होता है V ओवर R। अब यहाँ सारे इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस सारे आपस में सीरीज में है। तो अगर मैं इसकी R1 था, ये R है, ये R2 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक है, बैटरी इनमें से कौन सी पावरफुल है, ज़्यादा है, जिसको करंट सप्लाई किया पे 24 वाली। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बनेगा ज़्यादा माइनस कम, तो E1 माइनस E2। तो ओहम लॉ होती है ना V इज इक्वल टू IR, और I होता है V ओवर R। तो हम लिख लेंगे I इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ज़्यादा वाली बैटरी का, EMF माइनस कम वाली का, डिवाइडेड बाय, अभी सारे सीरीज में थे तो R1 प्लस R2 प्लस R। तो सारी वैल्यू इसको पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, करंट आ जाएगा 2 एम्पेयर। ठीक है, अब तो बड़ा आसान हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना। वो कैसे भाई? देखिए VT होता है E माइनस IR, तो अब तो सारी वैल्यू है, तो V1 होगा E1 माइनस IR1। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। E1 24 वोल्ट की जिसकी EMF थी, माइनस I कैलकुलेट किया, 2 जिसकी वैल्यू आई, R1 था 0.10, वैल्यूज पुट कर दी, तो V1 आ गया 23.8 वोल्ट। ठीक है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेल जो है जी वो हमने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप इसको सेकंड सेल कर लें। सेकंड सेल के लिए कितनी आ जाएगी? V2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। ठीक है जी, V2 कितनी थी? 6 EMF थी इसकी, प्लस 2 हमने करंट सॉल्व किया, और रेजिस्टेंस R2 आ गई थी हमारे पास 0.90। सो जो V2 है जी हमारे पास, V2 का फाइनल आंसर स्टूडेंट हमारे पास आ गया 7.8 वोल्ट। ठीक है जी, तो बड़ा ही सिंपल था भाई ये न्यूमेरिकल। ठीक है, इसको हरगिज़ मुश्किल नहीं समझना, एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट अब क्वेश्चन 13.7, फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑफ फिगर। ठीक है जी, अब यहाँ पर स्टूडेंट एक सर्किट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, और इसमें रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रहे हैं R1 और R2। हमने इनके क्रॉस जो है जी वो करंट कैलकुलेट करना है I1 और I2 को। ठीक है, अब इस सर्किट में EMF 1 जो है वो 9 वोल्ट है, EMF ऑफ फर्स्ट सेल, और EMF ऑफ सेकंड सेल 6 वोल्ट है। ठीक है जी, अच्छा अब स्टूडेंट ज़रा सॉल्यूशन की तरफ देखें। तो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल ऑल द branches of current, assign current R1 and R2 with the arrow symbol showing the direction of conventional current। अब स्टूडेंट अगर इस लूप की बात की जाए
तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पर एंड होता है। तो R1 में ये आप ब्लैक एरो देख रहे हैं, तो ये करंट की I1 की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, अगर इस लूप की बात करें तो यहाँ से करंट शुरू होगा पॉजिटिव से और चलता हुआ ऐसे आएगा और इधर जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो ये किसकी डायरेक्शन है? ये है जी I2 की, ठीक हो गया। अब EMF ऑफ फर्स्ट सेल कितनी है? 9 वोल्ट, और EMF ऑफ सेकंड सेल कितनी है जी? 6 वोल्ट। वी कैन ईजिली सी डैट दिस इज़ अ पैरेलल सर्किट। भाई पैरेलल कैसे? E1 R1 के पैरेलल है, ठीक है ना, आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में। सिंस R1 एंड E1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जैसा कि मैंने बताया R1 और E1 क्या है? पैरेलल। पता कैसे चला ये पैरेलल में? भाई यहाँ से जो है ना, ये नोड पॉइंट है, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो करंट डिवाइड हो रहा है, कुछ हिस्सा करंट का इधर है, कुछ हिस्सा करंट का इधर है। तो जहाँ पर करंट डिवाइड हो वहाँ पर वोल्टेज जो है वो तो सेम रहता है, ठीक है ना, लेकिन जहाँ पर करंट डिवाइड होता है तो वो पैरेलल सर्किट होता है। सो करंट थ्रू R1, अब सिंपल हमने ओम लॉ लगानी है जी। ओम लॉ होती है V इज इक्वल टू आई आर। सो I आ जाएगा V ओवर R, तो यहाँ पर I आ जाएगा E1 ओवर R1। तो देखें I1 इज इक्वल टू E1 ओवर R1, 9 ओवर 18, तो आंसर आ गया 1/2 यानी कि 0.5 एम्पेयर I1 का, ठीक है। तो I1 तो हमने बासानी कैलकुलेट कर लिया, कोई हमें रॉकेट साइंस यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन भाई बच्चों I2 इतनी आसानी से कैलकुलेट होने वाला नहीं है, और नाने भाई आसान है, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो देखिए I2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। वी कैन आल्सो सी दैट E1 इज पैरेलल विद द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ R2 एंड E2। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। E1 जो है ना ये पैरेलल है, ठीक है, किसके? इस सीरीज कम्बिनेशन के। ज़रा यहाँ देखें ना, ये R2 और E2 तो सीरीज में है, तो E1 इनके पैरेलल है, ठीक है। सो स्टूडेंट अब हम इस पर अप्लाई करेंगे KVL, लेकिन उससे पहले ज़रा इस इक्वेशन को एक दफ़ा देख लें आप, ठीक है। अब स्टूडेंट ये जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, ये वाला जो पॉइंट है ये है जी हमारा नोड पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? नोड। यहाँ से हमने इस लूप को स्टार्ट करना है। अब बात हो रही है R2 की, तो R1 ये वाला हिस्सा इस वक्त निगलेक्टेड है, इसको नज़रअंदाज कर देना है, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि KVL जो है वो क्लोज लूप में अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करने लगे, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि जिन्हें KVL के बारे में नहीं पता वो जाकर चैप्टर नंबर 13 की प्लेलिस्ट में KCL और KVL को अच्छे से सुने, ठीक है। वहाँ मैंने इसके चारों पॉइंट बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो आपको याद होगा स्टूडेंट, जब हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते थे तो एनर्जी गेन होती थी E1 पॉजिटिव, E1 पॉजिटिव। तो देखें ज़रा इधर E1 पॉजिटिव है। फिर अब यहाँ से चलते हुए हम क्लोज लूप में जा रहे हैं ना, ये तो निगलेक्ट किया हुआ R1, हम R2 की बात करें। तो अब हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ R। जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस मूव करते थे तो एनर्जी लॉस होती थी। यहाँ पर करंट है I2 और रेजिस्टेंस है R2, तो वोल्टेज कितना बन जाएगा? -I2 R2। देखिए -I2 R2, ठीक हो गया। फिर यहाँ से मूव करते हुए हम कहाँ जाएंगे? E2 पर। E2 के लो से हाई एनर्जी फिर गेन होगी, तो +E2 और इन सब का द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप और EMF इज इक्वल टू 0 बाय किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी जी, ठीक है। अब यहाँ से E1 आ जाएगा हमारे पास I2 R2 -E2। सो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। E1 कितनी थी जी हमारे पास? E1 थी हमारे पास 9 वोल्ट, ठीक है। इस डायग्राम में आपको सारी वैल्यूज नज़र आ रही हैं। और I2 कैलकुलेट करना है। R2 आ गया 12 -E2 6, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो I2 आ जाएगा जी 1.25 एम्पियर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन है जी 13.8। फाइंड द करंट एंड पावर डेसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। और भाई परेशान नहीं होना, ये कोई मुश्किल सर्किट नहीं है। मज़े की बात, आपकी एक्सरसाइज का आखिरी न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इधर फोकस रखना है। 6 रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है, R1 R2 R3 R4 R5 R6। R1 R2 1 ओम, R3 2 ओम की है, R4 R5 1 ओम, और सिमिलरली R3 भी 2 ओम की है, ठीक है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल ऑल द ब्रांचेज ऑफ सर्किट। देर आर टू क्लोज कंडक्टिंग पाथ्स, ठीक है जी। आई ई लूप, जिन्हें हम लूप्स कहते हैं जी, वी हैव असाइन करंट टू बोथ लूप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये हमने सपोज किया है कि लेट से जी इनमें जो लूप्स पे करंट है ना वो क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा, मैं ना आपको ये रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट के जिन्होंने किरचॉफ वोल्टेज रूल और स्पेशली व्हीटस्टोन ब्रिज का लेक्चर नहीं लिया, वो इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले वो लाजमी ले, क्योंकि जब हम बात करेंगे R3 की तो हम रिलेशन लिखेंगे I1 माइनस I2 इंटू R3, ठीक है, इस लूप के लिए, या इस लूप के लिए लिखेंगे माइनस I2 माइनस I1 R3। तो वो कैसे आता है तो वो आपको वहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी मैं यहाँ भी कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल से चीज़ें समझा सकूँ। सो हमने जी इन दोनों लूप्स में करंट असाइन किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ बोथ लूप बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड रूल एंड सॉल्व देम, ठीक है। अब ये जी हमारा फर्स्ट लूप है तो इस पर हमने अप्लाई करना है क्या जी, KVL किरचॉफ वोल्टेज रूल। अब ये जहाँ पर कर्सर है जी ये हमारा नोड पॉइंट है, यहाँ से कहानी शुरू हो रही है, हम यहाँ से चलते हुए ऐसे जाएंगे, यहाँ तक की इक्वेशन बनाएंगे। तो शुरू करते हैं जी। स्टूडेंट इधर ज़रा फोकस रखना है। अब हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ R, तो एनर्जी लॉस होगी। जब एनर्जी लॉस होगी तो वोल्टेज यहाँ पे करंट कितना है इस लूप में, I1, तो माइनस I1 R1, तो देखिए माइनस I1 R1। फिर मूव करते हुए कहाँ आ गए, R3 की तरफ। अब R3 में करंट जो है ये वाला करंट इस पे एंटर हो रहा है और ये वाला करंट इससे लीव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रखना है। तो जब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, माइनस ब्रैकेट I1 माइनस I2 इंटू रेजिस्टेंस R3, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों लूप के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट। इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ कोई लूप नहीं था, या इस रेजिस्टेंस के इधर कोई लूप नहीं है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के इधर भी एक लूप है, इधर भी एक लूप है। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो सैंडविच बना हुआ है इन दो लूप के दरमियान, तो दोनों के करंट्स जो है वो इसमें आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हमने लिखा, देखिए यहाँ पर एंटर करा था तो माइनस I1, ठीक है, ये वाला लीव कर रहा था तो ये प्लस होगा। जब ये प्लस होगा ना तो इस फार्मूले को ज़रा देखो, माइनस माइनस प्लस I2 बनता है ये। तो याद रखना है जब भी हमारे पास कोई सैंडविच रेजिस्टेंस आ जाए दो लूप के दरमियान तो हम क्या लिखेंगे, माइनस फर्स्ट लूप का करंट माइनस सेकंड लूप का करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर R3, ठीक है। अच्छा, फिर हम यहाँ से इधर आएंगे तो फिर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर मूव कर रहे हैं तो माइनस I1 R2, ठीक है जी। तो देखें ये आ गया जी माइनस I1 R2, यहाँ पर ज़रा करेक्ट कर लें, ये R3 नहीं है R2 आएगा। फिर जब यहाँ से आगे मूव करेंगे तो बैटरी में लो से हाई जा रहे हैं, गेन इन एनर्जी होगा तो प्लस E1, तो इन सब का सम क्या होगा, 0। अब इस सर्किट में तमाम वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आपने यहाँ पर सारी की सारी जो है जी वो पुट कर देनी है, ठीक है। पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड पर, तो ये बन जाएगी जी 3 माइनस I2, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। सिमिलरली हम लूप 2 पे भी क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, KVL। कैसे करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर है माइनस I2 R4, ठीक है जी। अब ये कैसे आया, इधर आपने फोकस रखना है जी इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। देखें ये जी लेट से हमारा नोड पॉइंट है, यहाँ से हम शुरू करते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ R माइनस I2 R4, फिर इधर से इधर आए तो माइनस I2 R6, ठीक है जी। फिर स्टूडेंट हम कहाँ मूव हुए जी, हाई से लो की तरफ, तो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ तो माइनस E2 आएगा। अब तो देखें क्या है जी, माइनस E2, ठीक है। फिर इस रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर रहे हैं तो दोबारा लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो आ जाएगा माइनस I2 R5, माइनस I2 R5। फिर किसकी तरफ जा रहे हैं जी, उस रजिस्टर की तरफ जो सैंडविच हुआ हुआ, तो माइनस I2 माइनस I1 इंटू R3, ठीक है जी। माइनस I2 माइनस I1 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे
तो ये इक्वेशन जो है जी आ जाएगी। फिर अगेन इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 5 इज इक्वल टू आई माइनस 3i2। ठीक है। अब स्टूडेंट वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशन अलजेब्रिकली। ठीक है जी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3। ये जो इक्वेशन थी ना इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए यहाँ पर ना हमारे पास है -3i2। ठीक है। और यहाँ पर है -i2। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो माइनस, जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस होके वो वाले 3 से कटेगी, इक्वेशन कैंसिल होगी। तो देखें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 गिव्स द वैल्यू ऑफ i1। ठीक है। अब ये थोड़ी सी आपने ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, हिंट मैंने आपको दे दिया है। तो i1 आ जाएगा 0.8 अम्पेयर। कितना आ जाएगा? 0.8 अम्पेयर। पुट द वैल्यू ऑफ i1 0.8 अम्पेयर इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर i1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो यहाँ से फिर i2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1.4 अम्पेयर। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि जो एक्चुअल करंट है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो डायरेक्शन हमने असाइन की है। देखिए भाई, ये बात तो कन्वेंशनली ठीक है कि पॉजिटिव से करंट शुरू हुआ, नेगेटिव पे एंड हुआ, लेकिन यहाँ पर ज़रा करंट की डायरेक्शन देखें कि करंट जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव पे एंड। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, जबकि हम तो कन्वेंशन लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसलिए हमारा आंसर नेगेटिव आया है कि इस केस में जो करंट है और हमने तो असाइन किया था दोनों लूप को क्लॉकवाइज, जबकि सेकंड लूप में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम जो है जी वो करंट और पावर ड्रॉप्स की वैल्यू ले लेते हैं। तो करंट थ्रू R1 एंड R2 I1 वो तो सिंपली है जी 0.8 अम्पेयर। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर कोई और लूप नहीं है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट थ्रू R3। अब R3 स्टूडेंट इस डायग्राम में देखें तो सैंडविच हुआ हुआ है, तो इसके दरमियान करंट आएगा I1 माइनस I2 से। ठीक है। तो I1 माइनस I2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2.2 अम्पेयर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली करंट थ्रू R4 R5 एंड R6 ये सारे सीरीज में थे, तो I2 सेम रहेगा 1.4 अम्पेयर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बात कर लेते हैं जी पावर ड्रॉप की। तो पावर ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड R2 वो सिंपल पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू VI, V इज इक्वल टू IR। तो बच जाएगा I स्क्र R, तो आ जाएगा I1 स्क्र R1 I1 स्क्र R2। अब ये सीरीज में थे तो एक जैसा पावर ड्रॉप होगा जी यहाँ पर, तो वो आ जाएगा 0.64 वाट। जबकि जो पावर ड्रॉप R3 है, अब यहाँ पर करंट में हम क्या पुट करेंगे? I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 स्क्र इंटू R3, तो 2.2 स्क्र इंटू 2, फाइनल आंसर आ जाएगा 3 का 9.68 वाट। नेक्स्ट स्टूडेंट पावर ड्रॉप अक्रॉस R4 एंड R5। अब ये भी स्टूडेंट किस में थे जी? हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड थे। तो आप देखेंगे कि I2 स्क्र R4 इज इक्वल टू I2 स्क्र R5। सेम रेजिस्टेंस थी इनकी। ठीक है जी, जिस वजह से इनके पावर ड्रॉप्स क्या आएंगे? एक जैसे आएंगे। 1.4 का स्क्र इंटू 1 जो कि 1.96 वाट आ जाएगा। और पावर ड्रॉप अक्रॉस R6 अलग इसलिए लिखा है कि R6 की रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम थी, इनकी तो 1 थी ना, इसलिए बराबर एक ही इसमें मैंने सॉल्व कर दी। तो I2 स्क्र R6 1.4 स्क्र इंटू 2 जो कि आ जाएगा 3.92 वाट। तो ये था जी स्टूडेंट हमारा वीडियो लेक्चर थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए टफ टास्क होता है, बट मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने वीडियो को एंड तक देखा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।